नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज बात करेंगे मित्रों मारक ग्रहों के विषय में। मैं जानती हूं कि आप सभी लोग मारक ग्रहों के विषय में भी बहुत प्रश्न भी मुझसे कमेंट सेक्शन में करते हैं कि मारक ग्रह की दशा कैसी होगी, मारक ग्रह की दशा का क्या प्रभाव होगा। तो मारक ग्रह जो है वो क्या होता है, आप अपनी कुंडली में मारक ग्रहों को कैसे समझेंगे, उनका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या मारक ग्रहों का प्रभाव सदैव बुरा होता है या उनकी महादशा जो होती है वो सदैव बुरी होती है या कुछ अच्छा भी होता है मारक ग्रहों के साथ। तो आज सारी की सारी चर्चा जो है वो मारक ग्रहों पर होगी। अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, कैसे बनते हैं, आप कैसे जानेंगे अपनी पत्रिका में, और लास्ट में कुछ उपायों पर भी बात करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इसका कोई भी सेगमेंट अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप ग्रहों को समझ नहीं पाएंगे और आप अपनी पत्रिका में या मित्रों की पत्रिका में मारक ग्रहों के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, आज एक नया प्रयास कर रही हूं कि भाई आप सभी लोग बहुत बार कहते हैं कि मैं एक चार्ट बनाकर समझाऊं आप लोगों को। देखिए, वैसे थोड़ा सा ये कठिन होता है क्योंकि मेरी आदत बोलने की है और फिर किसी चार्ट पर समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा चलिए प्रयास करती हूँ कि आज एक चार्ट बना लिया है जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं कौन से स्थान की बात कर रही हूँ, मैं किस घर की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसे कह दूँ कि 7वां घर, चौथा घर, तो बहुत से लोग जो ज्योतिष में नए हैं वो नहीं समझेंगे कि भाई चौथा घर ये कौन सा घर कह रही हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा स्थान, यानी जो हमारी पत्रिका होती है उसमें पहला घर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये मैं आज आपको समझा दूंगी। और फिर इतनी ज्योतिष आपको आनी ही चाहिए मेरे वीडियोस को देखने के लिए कि अगर मैं कहती हूँ कि भाई 7वें घर का मालिक अगर आपका मंगल है, 7वां घर मैं बता दूंगी, लेकिन अब 7वें घर का मालिक अगर मंगल है आपको पता होना चाहिए। मतलब आपके 7वें घर में अगर 1 नंबर या 8 नंबर पड़ा हुआ है तो 7वें घर का मालिक मंगल हो जाता है। ज्योतिष थोड़ी तो आपको आनी पड़ेगी क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक वीडियोस तो अभी नहीं बना रही हूँ। उस सबको भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे ज्योतिष के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लगातार चल रहे हैं, और आप मेरे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें, जानकारी लें। तो आपको बेसिक ज्योतिष अगर सीखनी है तो कोर्स ज्वाइन करेंगे, अन्यथा आप ये वीडियोस का मजा ले सकते हैं। मारक ग्रह एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। कैसे बनता है, इसका तर्क क्या है, ये हमने बहुत बार सुना होगा कि भाई कुंडली के दूसरे और 7वें घर के मालिक मारक ग्रह होते हैं, ये सबने सुना होगा। लेकिन क्यों मारक होते हैं और कोई ग्रह मारक क्यों नहीं है, केवल दूसरे और 7वें घर का मालिक ही मारक क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको समझेंगे सबसे पहले। देखिए, ज्योतिष समझना है तो फिर अच्छे से ही क्यों ना समझी जाए। चलिए, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये एक चार्ट मैंने बना लिया है। आई एम होपफुल कि आप इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और आपको विजिबल भी हो रहा है। इसकी भी कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको विजिबल हो जाए। पूरा टाइम नहीं रखूंगी अपने हाथ में, केवल अभी आपको ये भाव समझाने के लिए मुझे आज ये इसका सहारा लेना पड़ रहा है। आप चाहे तो जब आप देखें वीडियो को तो आप वीडियो को थोड़ा इनलार्ज कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये हमारी कुंडली होती है। मैंने इसमें कोई नंबर नहीं डाले हैं, 1 2 3 4 नहीं डाले हैं, मैंने ये रोमन नंबर्स डाले हैं। रोमन नंबर का मतलब क्या है, घर। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th, 10th, 11th, 12th। ये देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे 12 घर हैं, हमारी कुंडली के 12 खाने हैं। अब ये 2 पर, जहां पर सेकंड नंबर लिखा हुआ, इस पर और 7 नंबर को, यानी कि ये जो बीचों बीच आ रहा है, इस पर मैंने एक सर्किल भी कर दिया है कि ये 2 स्थान मारक स्थान होते हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, क्यों बनते हैं,
सातवां घर क्यों मारक है और कोई स्थान कुंडली का मारक क्यों नहीं है, पहली चर्चा इसी पर होनी चाहिए। देखिए, हमारी आयु का स्थान 8वां होता है, दिस हाउस। ये जो नीचे आता है ना, बीच वाले से नीचे इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये 8वां घर होता है। 8वां घर हमारी मृत्यु का स्थान नहीं होता, 8वां घर हमारी आयु होती है। लोग 8वें घर को मृत्यु का स्थान कहते हैं, नहीं, 8वां आपकी आयु है और आयु से 12वां, आयु को आप काउंट करिए, 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर काउंटिंग खत्म होती है। 12वां स्थान किसका होता है? व्यय, खर्चा, यानी आयु का व्यय होना, आयु का खर्चा होना ही तो आपका मारक तत्व है। जब आपकी आयु खर्च हो जाएगी तभी तो आप मरेंगे। हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं तभी तो हमारे पास पैसे नहीं बचते। तो आयु खत्म हो गई, आयु व्यय हो गई तो हमारी मृत्यु हो गई, मारक ग्रह बन गया। अब दूसरा घर क्यों बनता है? सोचने की बात है। 8वां तो ठीक है, 8वां घर आयु का, और 8वें से 8वां जिसको हम कहते हैं आयु, सूक्ष्म आयु का भाव, आयु का भाव 8वां, उससे भी जब हम 8वां देखते हैं, 8वें से आप काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो थर्ड हाउस होता है, थर्ड, ये 8वें घर से 8वां होता है। और इससे अब आप आगे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो दूसरा घर जिस पर ये टिक मार्क लगी हुई है, दूसरा घर तीसरे से 12वां होता है। पहला 8वां घर आयु का, उससे 12वां 7वां यानी आयु का व्यय, फिर 8वें से 8वां यानी आयु का भी जो सूक्ष्म आयु भाव है, यानी तीसरे घर से भी हम आयुष्य को देखते हैं, आयु को देखते हैं। तो फिर यहाँ पर आयुष्य का व्यय, आयु का खर्चा, दूसरा घर हमारे लिए मारक भाव हो जाता है। तो दूसरा और 7वां स्थान जो है वो हमारी कुंडली के मारक भाव होते हैं। क्यों होते हैं आज आपको समझ आ गया। कभी भी मत कहिएगा कि 8वां घर मृत्यु है, 8वां घर आयु है, उसका व्यय मारक ग्रह है। यानी ये सच है कि हमारे जीवन में मारक ग्रह हमको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, हमारी मृत्यु का कारण भी मारक ग्रह बन सकते हैं, इन्हीं की महादशा अंतरदशाओं में हमारी मृत्यु हो सकती है। ये सब बातें बिल्कुल सच है, सत्य है। आयु का खर्चा होना, अब भाई मारक ग्रह की दशा चल रही, हम हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, कुछ हमारा शरीर में कष्ट हो सकता है, तो मारक ग्रह हमको हेल्थ हैजार्ड्स, आयु में कमजोरी, खर्चा, यानी कि हमारे शारीरिक बल का खर्च होना, तो ये दिखाते हैं। दूसरा घर भी दिखाता है, तो ये हमारी कुंडली में मारक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मारक भाव दिखाते हैं। अब आपके लिए चलिए बता देते हैं कि अगर आपकी लग्न मंगल की है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में नंबर 1 पड़ा हुआ है, तो आपकी कुंडली के लिए मारक स्थान के स्वामी शुक्र बन जाते हैं। यहां का मालिक भी शुक्र होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 7 होगा। तो ये आज आपके लिए क्लियर कर देते हैं कि अगर आपकी मेष लग्न है तो आपके लिए मारक ग्रह बनते हैं शुक्र, डबल मारक हो जाते हैं शुक्र। अगर आपकी लग्न वृषभ है, यानी कि अगर यहां पर 2 नंबर पड़ा हुआ है एक की जगह, तो आपके लिए मारक ग्रह बनते हैं बुध और मंगल। इसमें से भी मंगल जो है वो प्रबल मारक होता है। ये ध्यान से लिख लीजिए आप लोग कि अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपके लिए बुध और मंगल 2 ग्रह मारक होते हैं। अब अगर आपकी 3 नंबर पड़ गया, अगर आपकी मिथुन लग्न हो गई तो आपके लिए चंद्रमा
और बृहस्पति दो ग्रह मारक हो जाते हैं। देखिए, एक सूर्य और चंद्र क्योंकि एक एक राशि रूल करते हैं, इसलिए इनको अक्सर मारक का प्रभाव या अष्टमेश का प्रभाव कम लगता है। तो आप मान लेंगे अगर मिथुन लग्न है आपकी, तो आपके लिए बृहस्पति जो है वो प्रबल मारक होगा। अब यहाँ पर 3 की जगह जो है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, 3 की जगह अगर 4 नंबर आ जाए। चलिए इसी तरह से आप आगे बढ़ाते चले जाइए इसी भाव में, यानी अगर 4 नंबर आ जाएगा तो आपके लिए सूर्य और शनि मारक हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से वही होगा कि अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आपके लिए सूर्य मारक का प्रभाव नहीं देगा, शनि पूर्ण मारक का प्रभाव देगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र को मारक ग्रहों का प्रभाव कम लगता है। तो जो दूसरा ग्रह होता है ना, जैसे मिथुन के लिए मैंने कहा ना बृहस्पति प्रबल मारक हो जाएगा, कर्क के लिए शनि प्रबल मारक हो जाएंगे। अगर आपकी सिंह लग्न है यानी पहले घर में नंबर 5 पड़ा हुआ है तो आपके लिए बुध और शनि 2 मारक हो जाते हैं। यहां भी शनि अधिक मारक का प्रभाव देता है। सिंह लग्न के लिए शनि का प्रभाव मारक का जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू बुध के, क्योंकि हमें यह भी देखना पड़ता है कि अगर मारक ग्रह लग्न लॉर्ड के मित्र हैं तो वो अपना उतना मारक प्रभाव नहीं देते हैं। इस दृष्टि से भी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सिंह लग्न है तो शनि प्रबल मारक है, बुध जो है वो उतना मारक नहीं है। अगर आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, कन्या यानी 6 नंबर आपके पहले घर में पड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए शुक्र और बृहस्पति 2 मारक बनते हैं। यहाँ पर फिर से बृहस्पति जो हैं वो ज़्यादा मारक होंगे, शुक्र कम इंटेंसिटी रखेंगे मारक ग्रह की, ठीक, क्योंकि उनके लिए मामला एक है कि अगर आपकी कन्या राशि होगी तो आपके शुक्र भाग्य के भी मालिक होंगे, तो इसीलिए बृहस्पति का प्रबल मारकत्व तो आपके ऊपर चलेगा। अगर आपकी तुला राशि होगी, तुला राशि अगर आपकी तुला लग्न, अगर आपकी तुला लग्न है तो आपके लिए मंगल ही दोनों स्थानों का मारक बनता है, दूसरे का भी और 7वें का भी। केवल 2 मतलब शुक्र की और मंगल की लग्न ऐसी है, यानी कि आपकी अगर मेष लग्न है या आपकी वृषभ लग्न है, मेष लग्न है या आपकी तुला लग्न है, तो आपके लिए शुक्र जो है वो प्रबल मारक बनता है। और अगर आपकी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक में नहीं, वृश्चिक में तो 1 होता, अगर आपकी मेष लग्न है तो आपके लिए शुक्र प्रबल मारक बन जाता है। और अगर आपकी लिब्रा लग्न है, तुला लग्न है, तो फिर आपके लिए मंगल प्रबल मारक हो जाता है, क्योंकि फिर आपके दोनों मारक स्थानों का स्वामी एक ग्रह हो जाता है। ठीक है, मेष और तुला को याद रखिएगा, आपके लिए मंगल और शुक्र, मेष के लिए शुक्र और तुला के लिए मंगल प्रबल मारक हो जाता है। अब अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो आपके लिए पहला मारक बृहस्पति बनता है, क्योंकि दूसरे घर का मालिक बृहस्पति होता है, और सप्तमेश बनता है शुक्र। आपके लिए शुक्र और बृहस्पति मारक हैं, लेकिन इसमें से मैं फिर कहूंगी क्योंकि मंगल का बृहस्पति मित्र है, इसलिए शुक्र के पास मारक होने की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर आपकी धनु लग्न है, बृहस्पति की लग्न है, तो आपके लिए शनि, क्योंकि दूसरे घर के मालिक शनि हो जाएंगे, तो शनि और आपके लिए बुध, ये 2 जो हैं ये आपके प्रबल मारक बन जाते हैं। अगर आपकी धनु लग्न है तो शनि और बुध आपके लिए 2 ग्रह मारक बन जाते हैं। अगर आपकी मकर लग्न है तो मकर लग्न में आप अगर देखेंगे तो आपके शनि द्वितीयेश बन जाते हैं, दूसरे घर के मालिक बन जाते हैं, सप्तमेश चंद्रमा बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह बनता है, और शनि खुद यानी लग्न लॉर्ड भी मारक बनता है। तो यहाँ पर आप ये रखेंगे कि चंद्रमा थोड़ा, वैसे चंद्रमा को भी दोष कम लगता है, लेकिन इस कुंडली के लिए, मकर के लिए चंद्रमा मारक बन सकता है। अब अगर आपकी कुंभ लग्न है तो आपके लिए कुंभ लग्न यानी पहले घर में 11 नंबर, तो आपके लिए बृहस्पति
ये सब ध्यान से समझ लीजिए। बृहस्पति और सूर्य आपके लिए मारक बनते हैं, और यहाँ पर भी मैं कहूँगी शनि की राशियों के लिए, शनि की लग्न के लिए सूर्य और चंद्र मारक प्रभाव दे देते हैं। जी हाँ, क्योंकि बृहस्पति और शनि आपस में न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, तो अगर आपकी कुंभ लग्न है तो बृहस्पति भी मारक हैं, लेकिन सूर्य भी आपके लिए मारक की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मीन लग्न है तो आपके लिए मंगल मारक बनते हैं, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी होते हैं, और बुध 7वें घर के मालिक होते हैं। यहाँ भी बुध अधिक मारक तत्व रखता है। तो आज आपको मैंने हर लग्न के लिए मारक ग्रह भी बता दिए। इससे इजी मैं नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। क्यों मारक ग्रह बनते हैं और हर लग्न के लिए कौन मारक ग्रह होगा ये भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और मारक ग्रहों के विषय में बात करते हैं कि भाई मारक ग्रह, हमेशा बहुत हम लोग डरते हैं कि मारक ग्रह है, अब तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, अब तो हमें बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे। जी नहीं, मारक ग्रहों के लिए एक बात ध्यान से समझनी है कि आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपको अपनी आयु चेक करनी होती है। अगर मेरी मारक ग्रह की दशा 20 साल में आ जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरी कुंडली में मारक ग्रह की दशा 20 साल में आ जाए और मेरी आयु पूर्ण दिखाती है मेरी कुंडली, मतलब मुझे दिखा रही है कि भाई अभी तुम्हारी उम्र 80 साल है, और मेरी मारक ग्रह की दशा कब आ रही? 20 साल में, तो अब आप क्या सोचते हैं कि ये मारक दशा मुझे मार देगी? नहीं, मारक ग्रहों की दशा आपको राजयोग की तरह फलकारी हो सकती है अगर ये ग्रह अच्छी तरह प्लेस्ड हों, वेल प्लेस्ड हों। तो ये आपकी अपनी महादशा में आपको बहुत धनवान बना सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपको पराक्रम दे सकते हैं, आपका विवाह करा सकते हैं। यानी जितनी अच्छी चीज़ें आप सोच सकते हैं आपको सब मिल सकती हैं मारक ग्रहों की दशाओं में। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि अगर मारक ग्रह, अब चलिए एक एग्जाम्पल से, अब आज आपसे बात की है कि थोड़ा एग्जाम्पल देंगे, तो थोड़ा सा मुझे देना पड़ेगा। चलिए, अब मैंने ये अपनी पत्रिका फिर से उठा ली और यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया 8। चलो एक उदाहरण ले लिया कि भाई अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हमने अभी बात की थी कि वृश्चिक के लिए मारक यहां पर 2 नंबर आ जाएगा। जब आप लिखोगे पूरा तो यहां 2 आ जाएगा और यहां 9 आ जाएगा। यानी वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति और शुक्र मारक हो गए। ध्यान से दिख रहा है? अगर कम भी दिखे तो भी अब आपको इतना समझ आ गया कि मैं किन घरों की बात कर रही हूं। अगली बार से थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अब अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है और किसी यंग बच्चे की बृहस्पति की दशा आ जाती है, समझ रहे हैं बात को? अगर किसी की बृहस्पति की दशा आ जाए, कोई 20-22 साल में किसी की बृहस्पति की दशा आ जाए, आप ये देख रहे हैं कि भाई इस बच्चे का लग्न लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, 8वें घर का मालिक सेफ है, सब कुछ है, यानी इसकी आयु ठीक है, केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए, अच्छी पत्रिका आप देख रहे हैं। भाई 22 साल में अगर बृहस्पति की दशा आएगी तो क्या देगी बताइए मुझको? अरे भाई इस बच्चे की, अच्छा पहली चीज हमने आयु देख ली, आयु उसकी अभी बाकी है और बृहस्पति की महादशा आ गई, तो बृहस्पति जो है वो इसके क्या है? दूसरे घर के मालिक हैं। और चलिए मान लेते हैं बृहस्पति बैठ यहां गए, 4थे घर में बैठ गए, बृहस्पति की महादशा आ गई, आयु हमारी अभी बहुत बाकी है, 22 साल में बृहस्पति की महादशा आ गई। अब क्या दे सकते हैं? ये 22 साल के बच्चे को बृहस्पति की 16 साल की दशा इसकी फैमिली की वेल्थ को बहुत बढ़ा सकती है। यानी इसके परिवार का हर सदस्य अपनी वेल्थ को बढ़ाने का मैक्सिमम पराक्रम करेगा। देखिए ध्यान से समझने की बातें हैं।
दूसरे घर का मालिक अपने घर से तीसरे घर में है, यानी परिवार। दूसरा घर क्या है? परिवार। दूसरे घर का मालिक अपने से तीसरे में है, यानी कि परिवार इसकी, यानी जब इस बच्चे की 22 साल की उम्र में बृहस्पति की दशा शुरू होगी तो इसके परिवार का हर सदस्य पराक्रम करेगा। किस लिए पराक्रम करेगा? एसेट्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पैसा बड़ा करने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए। जी हाँ, और क्योंकि इसके परिवार का मालिक चौथे घर में बैठ गया, बृहस्पति का चौथे घर में बैठना वैसे ही अच्छा है। इसकी फैमिली वेल्थ में, इसके एसेट्स में, इसके घर नई कार आ सकती है, इसको नया घर मिल सकता है रहने के लिए। ये इतना छोटा बच्चा खुद नहीं भी ले पाए 22 साल में, लेकिन इसके परिवार का हर सदस्य मेहनत करेगा कि इसको अच्छी कार मिल जाए, इसको अच्छे घर में रहने को मिल जाए। ये बात आप लिख लीजिए। अब चलिए और आगे बढ़ते। यहां पर इस बच्चे की बृहस्पति की दशा तो मैंने बता दी, अच्छी चली जाएगी। अब माना इसी एग्जाम्पल में बृहस्पति की नहीं चल रही, शुक्र की चल रही है, और शुक्र यहां बैठा है। एक आप बृहस्पति की दशा समझ गए, मारक ग्रह है, लेकिन अगर वेल प्लेस्ड है, इसके ऊपर कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं आ रहा है, इसका लग्न लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, इसके 8वें घर का मालिक सेफ है, यानी इस बच्चे की आयु ठीक है, तो मारक ग्रह की दशा आपके परिवार को स्टेटस, एसेट्स, रुपया पैसा, फैमिली की वेल्थ में इंक्रीमेंट, इंक्रीज, बढ़त आप जरूर देखेंगे। अब दूसरी मान ली कि कोई 25-26 साल का बच्चा है, 27 साल का लड़का है, 27 साल की लड़की है। अब शुक्र की महादशा आ गई, शुक्र यहां बैठ गए। 7वें घर का मालिक अपने से सुख स्थान में बैठ गया, चौथे घर में। इस दशा में इसका विवाह करा देगा और विवाह का सुख दे देगा। शुक्र की मारक ग्रह की महादशा इसका विवाह करा देगी, इसको विवाह का सुख दे देगी। इसके करियर में भी प्रगति दे सकती है। इसकी पत्नी या पति, अगर लड़की है तो पति, लड़का है तो पत्नी, इसकी पत्नी इसके वर्क प्लेस पर इसको मिल सकती है। शुक्र की दशा में यह सब होगा। बस देखना यह है कि शुक्र पीड़ित तो नहीं है। शुक्र अगर पीड़ित होगा, उसके ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, कुछ हो, तब फिर क्या हो सकता है कि पिता की हेल्थ वगैरह को थोड़ा बहुत कुछ कमजोरी हो सकती है। ठीक है, या आपको करियर में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मारक ग्रह आपको मारने लगे या आपको बस केवल आपसे सब छीनने लगे। जी नहीं, ये विवाह दे सकता है, इसके स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करा सकता है। समझ रहे हैं? बस आपको समझना यह है कि मारक ग्रहों को समझने के लिए पहले आयुष्य को देखेंगे। आयु खंड अगर हमारा बाकी है और फिर मारक ग्रहों की दशा आती भी है तो ये बहुत पैसा देने वाली हो जाती है, ग्रोथ की हो जाती है, विवाह की हो जाती है। 7वें घर की महादशा विवाह नहीं देगी क्या, या मार देगी? लाभ नहीं देगी, क्योंकि 10वें घर से 10वां घर होता है 7वां घर। करियर में ग्रोथ नहीं देगी 7वें घर की महादशा? जरूर देगी। पर हां, अब अगर हमारी उम्र 75 साल हो गई और फिर आ गई शुक्र की दशा, यही कुंडली ले लेंगे। अच्छा चलिए, हमारी यही कुंडली है, हमारी 60 साल की दशा हो गई, फिर मारक ग्रह आया, 10वें घर में ही बैठा है। फिर ये क्या कर सकता है? उस वक्त हमको रिटायर कर सकता है। ये समझिए कि दोनों चीजें देखनी है, हम किस काल खंड में हमारे पास आदमी आया है। 60 साल का आदमी आया तो आप कह सकते हैं हाँ भाई मारक है ना, अपना थोड़ा प्रभाव दिखा देगा। आपका जो नौकरी है, रिटायरमेंट हो सकता है। पर अगर 22 साल 25 साल का बच्चा है तो कहीं तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हारी प्रगति हो सकती है, तुम्हारे करियर में अपलिफ्टमेंट हो सकता है। हाँ, 60 साल का आदमी आया, शुक्र यहां बैठा हुआ है, आप कहिए भैया शुक्र की दशा में आपके घुटनों में तकलीफ होगी, बात बनती है। मारक ग्रह है, 10वें घर में बैठा है, घुटनों में तकलीफ दे देगा उस वक्त आपको।
पर उम्र तो चेक करेंगे ना आप, आयु। तो हर समय जीवन के हर कालखंड में 20 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल, 75 साल में कभी भी अगर मारक ग्रहों की दशा आती है तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। और ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूं, अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर कह रही हूं। पर अगर मारक ग्रह अपनी महादशा में हो, आपकी आयु खंड पूरा हो चुका हो, 75 साल में आ गई, तो उस वक्त आपके लिए ये हेल्थ इशू भी दे सकती है, आपको ऊपर भी ले जा सकती है। मारक ग्रह का प्रभाव जरूर होगा। और ये तो मैंने महादशा की बात की, ये ग्रह अंतरदशाओं में भी तो आएंगे। तो यानी जब हमारी आयु पूरी होगी, माना हमारे अष्टमेश की महादशा चल रही हो, मेरी उम्र 75 साल हो गई हो और मुझे पता है कि भाई मुझे 75 साल में मरना है, तो पहली बात ये निश्चित है कि उसी वक्त मेरी अष्टमेश वगैरह की दशा चले, उसमें अंतरदशा मार्केश की आ जाए, या मार्केश की महादशा चल रही हो, उसमें 12वें घर के मालिक की अंतरदशा आ जाए, तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई अब आप ऊपर जाने की तैयारी कर लीजिए। वैसे ये बात आयु के विषय में कभी किसी से करना नहीं चाहिए। आप उस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि भाई सेहत का ख्याल रखिए, इस वक्त आपकी सेहत में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मारक ग्रह सदैव ऐसा नहीं करते। ये बात आज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मारक ग्रह, जैसे कि जो अभी बात हमारी हुई थी कि दूसरे और 7वें घर के मालिक अगर स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, दूसरे का मालिक 7वें में, 7वें का मालिक दूसरे में, या ये तो स्थान परिवर्तन हो गया खाली, अगर दूसरे का मालिक 7वें में या 7वें का मालिक दूसरे में, ऐसा भी होता है, तो भी आपके लिए फिर ये निश्चित है कि इनकी दशा अंतरदशा में आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर होंगी। मारक ग्रह अगर मारक भावों में ही बैठ जाते हैं, तब हमारे लिए हेल्थ की कंडीशंस थोड़ी सी खराब होती हैं, और फिर चाहे वो किसी भी उम्र में हो, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज जरूर होंगे आपको। ठीक है, अगर मारक ग्रहों ने एक्सचेंज कर लिया है, या फिर वो कोई एक ग्रह भी, दूसरे का मालिक 7वें में, 7वें का दूसरे में, या 7वें का 7वें में, दूसरे का दूसरे में, तो ये धन तो देंगे आपको अपनी महादशा में, पर हेल्थ के इश्यूज अवश्य दे सकते हैं। तो मारक ग्रहों के विषय में कुछ सूत्र हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ सूत्रों की बात की। ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं ज्योतिष, तो फिर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, सो ये बात हमारी हो गई मारक ग्रहों के विषय में। मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा केवल घबराने की चीज नहीं होती। मेरी आशा है कि आज आप लोगों को इस विषय में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। अपनी कुंडली का एक पर्याप्त एनालिसिस, विश्लेषण करना चाहिए। भाई मेरी लग्न लॉर्ड की क्या स्थिति है, मेरी किस आयु खंड में मृत्यु दिखाई दे रही है, मेरा ये जो सप्तमेश है या द्वितीयेश है, सेकंड और 7th लॉर्ड, ये बहुत पीड़ित तो नहीं है। अगर ये लग्न लॉर्ड के साथ ही बैठ जाएं, 8वें घर में बैठ जाएं, 12वें घर में बैठ जाएं, तो फिर हेल्थ हिकअप्स जरूर होंगे। समझ रहे हैं ना? तो पूरी एनालिसिस जरूरी है, जो कि मैं एक वीडियो में तो कर नहीं सकती, हजारों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। एक बस शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि ये जब मारक बनता है, जैसे मेष लग्न वालों के लिए, तो फिर इसकी महादशा में हेल्थ की प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी। चाहे वो कहीं बैठा हो, कैसा हो, किसी भी उम्र में हो, मृत्यु नहीं होगी, पर हेल्थ की प्रॉब्लम्स जरूर देता है अगर शुक्र मारक बनता है और उसकी खास करके महादशा हो। फिर उसके प्रभाव से आप नहीं बच पाते। तो ये तो मेरी एनालिसिस थी मारक ग्रहों पर। थोड़ा सा उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं कि मंगल आपका मारक ग्रह बन रहा है, तो आपको सदैव हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मैं सदैव आपसे यही बात करती हूँ। अगर आपके लिए सूर्य मारक बनते हैं, तो आपको अपने पिता की
सेवा अवश्य करनी चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, सूर्य नमस्कार वगैरह करते रहना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा मारक ग्रह बनता है तो फिर आपको अपनी माँ का आशीष, आपको पार्वती जी की आराधना इस तरह से अवश्य करनी चाहिए मारक ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए। अगर बुध आपके मारक बनते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया, इस वीडियो के पहले भाग में बताया ना किस लग्न के लिए कौन मारक है, तो अगर बुध आपके लिए मारक बनते हैं तो श्री हरि विष्णु की आराधना, जब अगर आपकी मारक ग्रह की दशा हो, अंतरदशा हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए श्रेष्ठ होगा। अगर आपके लिए बृहस्पति ग्रह मारक बनते हैं तो भगवान श्री शिव की आराधना या महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं, इस तरह के, या श्री शिव पंचाक्षर का जाप आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। अगर शुक्र आपके मारक बनते हैं तो मैंने कहा ना ये थोड़ा कठिन स्थिति होती है, आपको माँ लक्ष्मी की आराधना सदैव करनी चाहिए और माँ दुर्गा का, दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है उसका पाठ, अगर शुक्र की महादशा है तो आपको दुर्गा कवच अवश्य पढ़ना चाहिए। आपकी सेहत से जुड़ी या शरीर का प्रोटेक्शन, रक्षा अवश्य होगी। अगर आपके शनि मारक ग्रह बनते हैं तो मैं कहूँगी कि भगवान मतलब एक तो आपको प्रजापति यानी ब्रह्मा का स्मरण करना चाहिए, सुबह उठकर रोज 3 बार कहें ओम प्रजापतिये नमः। अगर आपकी शनि की महादशा है, शनि आपके लिए मारक हैं, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, तो सुबह उठते 3 बार कहेंगे ओम प्रजापतिये नमः, ठीक है। और भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का अभिषेक करा सकते हैं आप, अपने बर्थडे वाले दिन करा दीजिए, ठीक है, या जब आपका मन करे साल में 1-2 बार करा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए ये मारक नहीं बनते। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में मारक देखें, समझें, इनसे डरें नहीं, इनकी दशा को अच्छे रिजल्ट्स के लिए यूटिलाइज करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप देखते हैं, तो फिर आप इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो आप सच मानिए आपका मनोबल ऊपर होता है। इतनी मदद आप मेरी कर सकते हैं, आई एम श्योर। धन्यवाद।